आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब बात करते हैं यहाँ पे एम्पियर्स सर्किटल लॉ की। अब ये लगभग हम चैप्टर के आखिर में आ चुके हैं। एम्पियर्स सर्किटल लॉ, देखो ये जो एम्पियर्स लॉ है इसके मदद से हम लोग वही काम करने वाले हैं जो काम हम लोग बायो सावर्ट्स लॉ से कर रहे थे। पर जो एम्पियर्स लॉ है ये थोड़ा काम और आपको आसान बना देगा। एम्पियर्स लॉ के बाद मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना, किसी करंट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है उसको ढूंढना थोड़ा सा आसान हो गया है। तब ये एम्पियर्स लॉ है क्या? देखो एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि अगर सपोज करो आप एक क्लोज्ड लूप बनाते हो। क्लोज्ड लूप मतलब क्या? एक लूप लो जो कहीं से स्टार्ट होगा वहीं पे आके खत्म होगा, और ये एक इमेजिनरी लूप है, क्लोज्ड इमेजिनरी लूप। मतलब अगर आप सपोज करो कोई एक इमेजिनरी क्लोज्ड लूप सोचते हो या बनाते हो, क्लोज्ड इमेजिनरी लूप, और इसको मान लो हमने एक डायरेक्शन दे दिया कि ये लूप इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरीके से हम लोग इस पर ट्रेस करने वाले हैं। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेस करेंगे, ट्रेस क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये क्लोज इमेजिनरी लूप आपने सोचा और इसको हम इस तरीके से ट्रेस करेंगे, और इस क्लोज इमेजिनरी लूप को बोला जाता है एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप। और आप अगर देखोगे कि भाई इस लूप के अंदर बहुत सारे करंट आ रहे हैं, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में करंट हो सकता है, बहुत सारे इस तरीके से करंट आ रहे हैं। मान लो करंट I1, इधर I2 है, यहाँ पे I3 है, ठीक है। मान लेते हैं ऊपर वाला जो डायरेक्शन करंट है वो करंट पॉजिटिव है और नीचे वाला करंट आपका नेगेटिव है, ठीक है। तो ऊपर का करंट जो आपका पॉजिटिव होगा, नीचे का करंट जो होगा वो नेगेटिव होगा। समझ गए चीज़? और ये राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। जैसे आपने एम्पीरियन लूप को डायरेक्शन दे दिया एक बार, तो आपने डायरेक्शन ऐसे दिया है, तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से जो ऊपर, अब थंब जहाँ पे जाएगा, थंब ऊपर जा रहा है तो ऊपर के करंट को हम लोग पॉजिटिव मान लेंगे, नीचे वाले करंट को नेगेटिव मान लेंगे। तो इसके अंदर, इस लूप के अंदर, मतलब लूप जो है ये कुछ करंट एनक्लोज कर रहा है, मतलब कुछ करंट इसके अंदर बंद पड़ा हुआ है। अब हो सकता है इसके बाहर भी बहुत सारे करंट हो, इस तरीके से करंट I4, करंट I5, ये बाहर भी और भी बहुत सारे करंट हो, लेकिन हमको बस लूप के अंदर करंट देखना है। अगर इस लूप के अक्रॉस तुमने ये इंटीग्रेशन सॉल्व किया, इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन B.dl, अब इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल, क्योंकि आप डॉट डीएल कर रहे हो और ये इस लूप के अक्रॉस कर रहे हो, और क्योंकि आपका लूप क्लोज्ड है इसके वजह से हम लोगों ने यहाँ पे सर्कल बना दिया। इसको बोला जाता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि आप एक पर्टिकुलर लाइन के अबाउट जा रहे हो, वो लाइन एक्चुअली क्लोज लूप बना रहा है, तो इसलिए हम लोग उसको लाइन इंटीग्रल बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो भी देखो, अब जो भी इतने सारे करंट्स हैं आपके पास, इन सारे करंट की वजह से ऑब्वियस सी बात है, हम जानते हैं कि अगर करंट होता है तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब इन सारे करंट की वजह से टोटल कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पूरे लूप पे, हर जगह पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड का आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन ऑफ B.dl। अब इसमें dl क्या है? dl इज नथिंग बट वेरी स्मॉल लेंथ एलिमेंट ऑफ द एम्पीरियन लूप। आपको जो एम्पीरियन लूप दिख रहा है ना, तो ये एम्पीरियन लूप इमेजिनरी है। इसके पहले हम जो कुछ भी बात करते थे वो एक्चुअली सर्कुलर, वो कॉइल होता था या फिर वो कंडक्टर होता था जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे करंट वाला केस अलग है और ये हमने इमेजिन करके रखा है। तो जो इमेजिनरी आपका लूप है उसका अगर आपने लेंथ एलिमेंट लिया तो ये लेंथ एलिमेंट, छोटा सा लेंथ एलिमेंट, यही आपका डीएल वेक्टर हो जाएगा। और ये डीएल वेक्टर जो होगा उसका ये लेंथ मैग्नीट्यूड होगा, और डायरेक्शन जो होगा वो जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं लूप को, वो डायरेक्शन हो जाएगा। तो हमने अगर ये डायरेक्शन डिसाइड किया क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब डीएल का डायरेक्शन यही होगा। यहाँ पे डीएल का डायरेक्शन यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे डीएल का डायरेक्शन यहाँ हो जाएगा। तो ये लेंथ एलिमेंट डीएल और मैग्नेटिक फील्ड बी, इसका अगर आप क्लोज इंटीग्रेशन कर दोगे इस लाइन के अबाउट, पूरे एम्पेरियन लूप के अबाउट, तो इसे ही कहा जाता है, ये पूरे पार्ट को कहा जाता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ ये कहता है कि दिस लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दिस क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम या परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस, मल्टीप्लाइड बाय आई एनक्लोज्ड। अब आई एनक्लोज्ड क्या है? टोटल करंट जो इस लूप के अंदर है।
आई एनक्लोज इज टोटल करंट विच इज इनसाइड द एम्पीरियल लूप, समझे। तो अगर यहाँ पे तुम देखोगे, इसको सॉल्व करोगे इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट, और यहाँ पे टोटल करंट आप ऐड कर दो। टोटल करंट एल्जेब्रिकली ऐड करोगे, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, तो पॉजिटिव क्या है I1 प्लस I3 और I2 माइनस में आ जाएगा, I1 माइनस I2 क्योंकि I2 नीचे जा रहा है और I3 ऊपर जा रहा है, प्लस I3। तो इस हिसाब से आपका जो एम्पियर्स लॉ कहता है, एम्पियर्स लॉ के हिसाब से इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट, और उसके बाद टोटल करंट जो कि अंदर है, जो लूप के बाहर करंट है वो यहाँ पे नहीं आएगा, समझे। तो ये हो गया आपका एम्पियर्स लॉ, जो बताता है कि लाइन इंटीग्रल म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज के इक्वल होता है। अब ये सच में होता है कि नहीं हम वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई हम किसके लिए करेंगे, लॉन्ग स्ट्रेट वायर करंट इन लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इसके लिए वेरीफाई कर देते हैं, करंट इन लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इसके लिए हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। तो मान लो आपके पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसमें ऊपर की ओर करंट आई फ्लो हो रहा है, और आपको पता है कि डी डिस्टेंस पे या आर डिस्टेंस पे, अगर मैं आर डिस्टेंस की बात करूं तो यहाँ पे आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये आप जानते हैं। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये हम ऑलरेडी लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए ये हम डिराइव कर चुके हैं, ठीक है। लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए सबसे पहले हम लोगों ने लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए ही डिराइव किया था। अगर मैं दिखा दूं आपको तो ये देखो, और वहाँ पे हम लोगों ने बायो-सावर्ट्स लॉ का यूज़ किया था। लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए आर डिस्टेंस पे क्या था मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, ये देखो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये हमारे पास आया था। तो बस वही चीज़ हम लोग को पता है, हम लोग बस वेरीफाई कर रहे हैं एम्पियर्स लॉ को यहाँ पे। तो चलो बी का वैल्यू हमको पता है, अब काम क्या करना है बताओ। पहले तो आपको एम्पीरियल लूप डिवाइड करना होगा। आप देखो, आपको एम्पीरियल लूप सेलेक्ट करना है। देखो एम्पीरियल लूप जो होता है उसका कोई मतलब कोई भी शेप हो, कोई भी साइज हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी शेप का एम्पीरियल लूप लो, किसी भी साइज का एम्पीरियल लूप लो, आपका एम्पियर्स लॉ किसी भी लूप के लिए वैलिड होगा। तो हम ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर पाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लूप जो है मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से लेते हैं। अब हम लोग को पता है कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड जो है गोल गोल घूमता है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे आपका जो लूप लेते हैं, एम्पीरियल लूप लेते हैं, वो भी गोला ही लेते हैं। तो एक काम करो, एम्पीरियल लूप हम लोग इस तरीके से एक गोला ले लेते हैं, ठीक है। ये एम्पीरियल लूप ले लिया हम लोगों ने, तो एक गोला एम्पीरियल लूप ले लिया इसके अराउंड, किसके अराउंड, इस करंट के अराउंड। अब इसके अंदर आपका करंट, अब इस पूरे लूप के अंदर जो एम्पीरियल लूप हम लोगों ने लिया है, इसमें क्या आ रहा है बताओ, इसमें सिर्फ एक ही करंट है। तो मैं पहले लिख देता हूं कि जो तुम्हारा आई एनक्लोज्ड है, वो आई के इक्वल है ना, क्योंकि एक ही करंट ही है इसके अंदर। और हम क्या करेंगे, देखो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से हम एक काम करते हैं, लूप को ये डायरेक्शन दे देते हैं, ऐसे हम इस डायरेक्शन में इसको ट्रेस करेंगे। तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से आपका आई जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। आई ले लिया हम लोगों ने। चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल पहले ये सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल। तो पहले आप डी एल एलिमेंट ले लो। अब हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी कुछ इस तरीके का ही होता है। तो एक काम करता हूँ मैं क्लोन और इसका फ्रेम ब्लू कलर का लेता हूँ। अब मैं ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूँ। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो भी कुछ इस तरीके से ही होगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है करंट के अराउंड वो भी गोला ही घूमता है। तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको और क्लियर आइडिया हो। तो ये मान लेते हैं आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे बहुत सारे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होंगे, पर एक मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने देखा यहाँ पे ऐसे है। अब अगर यहाँ पे ध्यान से तुम देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से वो भी ऐसे ही गोला होगा, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, राइट। अच्छा डीएल का डायरेक्शन कहाँ है, वो लूप के अलॉन्ग होता है। तो देखो यहाँ पे डीएल का डायरेक्शन भी आपको क्लियरली दिख रहा है, कहाँ पे है, इसी डायरेक्शन में। डीएल और बी क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, तो अगर मैं बी डॉट डी एल लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कॉस थीटा आता है।
तो ये हो जाएगा बी डी एल कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा विल बी द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड डी एल। वेक्टर बी एल और डी एल जो है हर पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में होंगे, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू क्योंकि 0 डिग्री है, तो आपका ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री हमको पता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ b इंटू डी एल। नाउ सी दिस इज, सो देयरफॉर आपका क्लोज इंटीग्रेशन b डॉट डी एल विल बी इक्वल टू, b कॉन्स्टेंट है बाहर है, क्योंकि देखो हर पॉइंट ये सर्कुलर है ना, सर्कुलर हमने एम्पेरियल लूप लेके रखा हुआ है, तो सर्कल का हर एक पॉइंट जो है इस करंट से या इस कंडक्टर से सेम डिस्टेंस पे होगा, r डिस्टेंस पे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो सेम ही होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे सेम होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और ये इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, इनटू डीएल हो जाएगा। नाउ यहाँ पे देखो कि आपका जो इंटीग्रेशन डीएल है वो क्या होगा, बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल विल बी इक्वल टू, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल विल बी इक्वल टू, देखो ये डीएल छोटे छोटे डीएल लेंगे हम लोग इस लूप पे, डीएल 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 डीएल, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है सबको ऐड कर देना, तो सारे डीएल को ऐड कर दोगे तो आपको इसका पूरा लेंथ मिल जाएगा इस सर्कमफरेंस का, या सर्कल का सर्कमफरेंस मिल जाएगा, और सर्कल का सर्कमफरेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है, तो ये लूप का रेडियस आर, 2 पाई आर आ गया। अब बी का वैल्यू डाल दो, बी का वैल्यू क्या, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, तो बी का वैल्यू अगर डालोगे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर, ये कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, म्यू नॉट आई, और आई क्या है बताओ, आई इज नथिंग बट आई इनक्लोज, जो कि इसके अंदर टोटल करंट है, तो टोटल करंट ही आई है, तो यही आई आपका क्या हो जाएगा, लूप के अंदर का एनक्लोज्ड करंट। तो फाइनली आपका इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। इस तरीके से आपका ये एग्जाम्पल लेके हमने वेरीफाई कर दिया, यही तो था ना हमारा एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ पे इसके लिए वेरीफाई कर लिया कि हाँ एम्पियर्स लॉ यहाँ पे प्रूव हो गया इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए, कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई इनक्लोज आ रहा है। पर ये सबके लिए वैलिड होगा, किसी भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और कोई भी एम्पेरियन लूप का आप साइज और शेप का एम्पेरियन लूप ले लो, आपका ये फॉर्मूला वैलिड होगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। यहाँ तो हम लोग ने वेरीफाई किया है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग केसेस में, जो 2 केसेस हम लोग देखने वाले हैं, वहाँ पे हम लोग एम्पियर्स लॉ का यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे, समझे। तो सबसे पहले बात होगी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम निकालेंगे सोलेनॉइड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड। अब ये लॉन्ग वर्ड वापस आया है, इसका मतलब क्या, ये इनफाइनाइट सोलेनॉइड है ऐसा मान के चलो। अब आपका सोलेनॉइड कैसे होता है, देखो सोलेनॉइड एक्चुअली क्या होता है, जैसे स्प्रिंग जैसा आप समझ लो कि अगर मैं कॉइल को मोड़ते चले जाऊं और बीच बीच में थोड़ा सा गैप देते चले जाऊं, तो आपका जो कॉइल है सर्कुलर कॉइल होगा, लेकिन बार बार सर्कुलर कॉइल को मोड़ना है, और मोड़ते मोड़ते आप देखो यहाँ पे बार बार इस सर्कुलर कॉइल को मोड़ना है, और मोड़ते मोड़ते आपको आगे की ओर बढ़ना है। ये इनफाइनाइट जाएगा आगे की ओर, और आगे की ओर जाएगा, क्योंकि लॉन्ग सोलेनॉइड बोले तो बहुत आगे जाएगा, ये काफ़ी लंबा होगा। हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं, मान लो इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है इस तरीके से, और ऐसे करंट फ्लो होता जाएगा। इस करंट की वजह से क्या होगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड आपका कुछ इस तरीके से होता है, जस्ट अ सेकेंड। इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे होगा। ये क्या है भाई, ये तो डेंजरस लग रहा है, छोड़ो जाने दो, हाथ से बना लेता हूँ। अब इसके अंदर का अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो सोलेनॉइड एक्चुअली कॉइल की तरह ही होता है। अगर मान लो एक सिंगल कॉइल है आपके पास, तो मैंने बताया था सिंगल कॉइल के अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो अच्छा यहाँ पे अंदर की ओर जा रहा है तो साउथ हो जाएगा ना, चलो ठीक है, यहाँ से बाहर निकलेगा ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है चलेगा। देखो अगर सपोज करो एक सिंगल कॉइल है, तो सिंगल कॉइल अपने आप में एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है, ये अपने आप में एक मैग्नेट होता है, ये मैंने आपको बताया था, जिसमें अगर करंट ऐसे जाए तो ये वाला पार्ट आपका साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा। अगर इसी कॉइल को मैं बार बार रिपीट करते चले जाऊँ तो भी वही चीज़ होगा, आपका पूरा का पूरा ये जो कॉइल है
अगर मैं इसको सोलेनॉइड बना दूँ बार बार कॉइल को रिपीट करके, तो ये सोलेनॉइड भी जो है वो एक मैग्नेट की तरह होगा, और एक इसका साउथ पोल होगा और दूसरा नॉर्थ पोल होगा, समझे। साउथ से नॉर्थ अंदर ही अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है कुछ इस तरीके से होगा। वैसे ही होता है जैसे एक मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है, वैसे इसका भी आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा जो साउथ से नॉर्थ की ओर अंदर की ओर जाएगा। बाकी बाहर की अगर आप देखोगे तो घूम के ऐसे रिटर्न आ जाएगा, यहाँ पे भी बाहर की ओर घूम के रिटर्न आ जाएगा, समझे। तो ये आपका, और ये क्लोज लूप बनाएगा, मैंने पहले ही कहा था ये हमेशा क्लोज लूप बनाता है, बाहर से रिटर्न आएगा और फिर घूम के वापस जाएगा, समझे। तो जनरली ये बाहर वाला पार्ट जो है वो बनाया नहीं जाता है, क्योंकि बाहर वाले लाइंस ऑफ फोर्स अंदर के कंपैरिजन में काफ़ी दूर हो जाते हैं, इतना दूर कि आप बाहर के साइड मैग्नेटिक फील्ड को ज़ीरो मान सकते हो। मतलब आप मान सकते हो कि बाहर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो, बाहर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो। और पूरा, क्योंकि ये बहुत लंबा है, यहीं से मुड़ेगा नहीं, ये बहुत लंबा है ना, तो जब जाने के बाद मुड़ने लगेगा तो इनफाइनाइट चला जाएगा, तो पता नहीं मुड़ के कहाँ जाएगा। बाहर मैग्नेटिक फील्ड आप ज़ीरो मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब करना क्या, अब आपको एम्पियर्स लॉ यूज़ करके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है। आप देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रेट लाइन बना रहा है, यहाँ पे सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड नहीं घूम रहा है। तो हम एम्पियर का लूप भी जो है वो अब इस पर सर्कल नहीं लेंगे बल्कि रेक्टेंगुलर लेंगे। और रेक्टेंगुलर एम्पियर लूप कैसे लेंगे, देखो इस तरीके से। इस बार एम्पियर का लूप जो है आपको इस तरीके से लेना है, ऐसे 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 रेक्टेंगुलर लूप लेना है। क्यों, क्योंकि ताकि आपको स्ट्रेट लाइन मिल पाए, क्योंकि आपका इस बार मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रेट है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से एम्पिरियल लूप डिसाइड करना चाहिए ताकि हम इंटीग्रेशन को सॉल्व कर पाए। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो कहाँ है, आगे की ओर है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो अलग अलग केस में आपका जो एम्पिरियल लूप का जो केस है यहाँ पे, इसमें एम्पिरियल लूप का जो डीएल वेक्टर की हम बात करेंगे, वो डीएल वेक्टर आपका एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस डायरेक्शन में है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर मान लो मैं इसको डायरेक्शन दे दूँ ट्रेस करने का, एम्पिरियल लूप को पहले डायरेक्शन देना पड़ता है, तो मान लो मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे दिया, तो ये ऐसे इस तरह से ट्रेस किया जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखोगे ध्यान से, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही आपका डीएल वेक्टर है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक डीएल वेक्टर परपेंडिकुलर हो जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक डीएल वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में और फिर परपेंडिकुलर हो जा रहा है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये जो एम्पिरियल लूप है इसका जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेट्स से दिस इज ए, जस्ट अ सेकेंड से, एक सेकेंड कहाँ जा रहे हो, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, ठीक है। तो ए से लेकर बी तक का जो लेंथ है उससे हम लोग एल एज्यूम कर लेते हैं, दिस इज एल, यहाँ से लेकर यहाँ तक को एल मान लेते हैं, ठीक है। ये एल भी अगर कोई दूसरे कलर से लिखे तो ही सही रहेगा, दिस लेंथ इज एल, यहाँ से लेकर यहाँ तक एल है, ठीक है। ये एल है तो ये भी एल हो जाएगा, और ये कुछ और लेंथ होगा उसको नाम देने की ज़रूरत नहीं है। चलो इतनी बात हम लोगों ने क्लियर कर ली। अब एम्पिरियल लूप हम लोग अप्लाई करेंगे। अप्लाई कैसे करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल पहले सॉल्व करो और उसके बाद म्यू नॉट आई इनक्लूज कर लेंगे। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल पूरे क्लोज लूप के लिए, इस पूरे क्लोज लूप के लिए। पर आप देखोगे क्लोज लूप को आप 4 पार्ट में देख सकते हो। 4 पार्ट में इसीलिए क्योंकि हर एक पार्ट के लिए थीटा का वैल्यू अलग अलग है। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो डीएल वेक्टर जो है, डीएल वेक्टर हमेशा लूप के अलॉन्ग होता है। तो ये डीएल वेक्टर फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, पर इस वाले के लिए डीएल वेक्टर ऊपर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड आगे जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और 4 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हो तो फिर ये क्लोज पार्ट हटा लो, क्योंकि वो क्लोज नहीं रहेगा। एक एक पार्ट को हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल ये किसके लिए होगा, आपका ए से लेकर बी तक के लिए। तो यहाँ पे मैं ए भी लिख देता हूँ, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल बी से लेकर सी, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, इसमें क्लोज नहीं लगाना, सॉरी ए से बी, बी से सी, सी से डी और फिर डी से ए आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल
डी से लेकर ए तक आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल मतलब बी डी एल कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा। 4 इंटीग्रेशन है, ये ए बी के लिए, ये बी सी के लिए, ये सी डी के लिए और ये डी के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं ए बी के लिए। ए बी के केस में देखो कि आपका जो डीएल वेक्टर है या फिर जो आपका लेंथ वाला वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 और थीटा का वैल्यू 0 तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 0 1 होता है। बीसी के लिए देखोगे तो बीसी ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री मतलब कॉस थीटा 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 डिग्री 0 होता है। CD में देखो लेंथ वेक्टर इधर वो उधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ आपका। यहाँ पे अगर CD की हम बात करें, लेकिन यहाँ पे देखो CD का प्रॉब्लम ये है कि CD आपका बाहर है, तो थीटा 180 डिग्री होगा मानता हूं मैं, पर यहाँ दिक्कत ये है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 अज्यूम किया हुआ है, तो आप यहाँ पे सीधा सीधा मैग्नेटिक फील्ड ही 0 कर दो, ये पूरा पार्ट ही 0 हो जाएगा। और लास्ट में फिर से देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि DL जो है इसका लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड फिर परपेंडिकुलर हो गए, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे भी 90 डिग्री और कॉस थीटा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0। तो देखो ये तीनों पार्ट 0 हो जा रहे हैं, कॉस थीटा 0 हो रहा है, इसमें बी 0 हो रहा है, इसमें फिर से कॉस थीटा 0 हो रहा है, तो ये तीनों पार्ट हटा दो, यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू 1 डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा बताओ आपका, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी एल फॉर ए बी। अब सिर्फ ए बी वाला पार्ट बचा है। अगेन इस पूरे ए बी पार्ट पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हर जगह कांस्टेंट होगा, तो इस पूरे ए बी पार्ट पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा। आप बी को बाहर निकाल लो, तो ये बस इंटीग्रेशन ऑफ डी एल बचेगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एल ए से लेकर बी तक, डी एल का इंटीग्रेशन मतलब छोटे छोटे डी एल को ऐड करना है, कहाँ से, ए से लेकर बी तक। तो ए से लेकर बी तक अगर छोटे छोटे डी एल को आप ऐड करोगे तो आपको पूरा लेंथ मिल जाएगा ए से लेकर बी तक का, जो कि लेंथ एल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी इंटू इसका इंटीग्रेशन आपको एल दे देगा, समझे। नाउ दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, इसको इक्वेशन 1 यूज कर लो। ठीक है, अब अगला पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, हम अगर लॉ देखें सर्किट एम्पियर्स लॉ, तो म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज है। तो अब आई एनक्लोज निकाल लो पहले। तो आई एनक्लोज कैसे निकालोगे, आई एनक्लोज का मतलब होता है टोटल कितना करंट लूप के अंदर बंद है। आई एनक्लोज्ड, टोटल करंट कितना बंद है लूप के अंदर। अब यहाँ पे देखो जितने नंबर ऑफ, देखो ये लूप दिख रहा है आपको, आप देखो हमने हमेशा क्या किया है कि अगर एक टर्न रहा तो उसे एक करंट मानते हैं, मान लो करंट आई है, अगर 2 टर्न है तो 2i मानेंगे, क्योंकि जितने कॉइल्स होंगे उतना करंट आपका, उतना मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, उतना नंबर ऑफ कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड आपको प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे अगर सपोज करो इस पूरे लूप के अंदर देखो तो जितने टर्न्स होंगे आपको उतना करंट आई मानना पड़ेगा। तो अगर 2 टर्न है तो 2i करंट, 3 टर्न्स है तो 3i करंट। अब यहाँ पे अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है, n अगर यहाँ पे आपका नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, और l अगर लेंथ है, ठीक है, तो l अगर सपोज करो, सॉरी नंबर ऑफ टर्न्स n यहाँ पे काम करते हैं, इतने में a से लेकर b तक जो आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे अगर नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है तो करंट कितना हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। तो अब ये टोटल करंट इस लूप के अंदर आ रहा है। अगर 1 टर्न है तो करंट मैं I मानूंगा, 4 टर्न है तो 4i मानूंगा। मान लेते हैं a से लेकर b तक टोटल n टर्न्स है, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, n इंटू आई हो जाएगा। तो इस लूप के अंदर टोटल करंट कितना हो रहा है, n इंटू आई, जहाँ पे n क्या है बताओ, नंबर ऑफ टर्न्स विद इन लेंथ l, क्योंकि टोटल लूप आपका l लेंथ का है ना, लेंथ l। अब यहाँ पे हम एक चीज डिफाइन करते हैं, स्मॉल n। स्मॉल n इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये हम अपने तरफ से डिफाइन करते हैं।
नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ। तो यहाँ पे फिर कैपिटल एन का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, एन इंटू एल हो जाएगा। तो कैपिटल एन का वैल्यू आप आई इनक्लोज में क्या लिखोगे, फिर आई एनक्लोज्ड इज इक्वल टू कैपिटल एन की जगह पे आप स्मॉल एन इंटू एल लिख दो, इंटू आई लिख दो। ये आई एनक्लोज्ड हो गया, दिस इज इक्वेशन 2। समझे कि नहीं समझे? दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स एंड दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब हर यूनिट लेंथ में कितना टर्न्स है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपका 100 मीटर है या 10 मीटर है, 10 मीटर में 50 टर्न्स है, तो पर यूनिट लेंथ मतलब हर एक मीटर में कितना टर्न्स होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 50 को 10 से डिवाइड कर दो, तो 5 टर्न्स पर मीटर हो जाएगा। पर मीटर मतलब पर यूनिट लेंथ। तो n का वैल्यू 5 है, 5 टर्न्स पर मीटर, और टोटल टर्न्स कितने हैं, 50 है, तो ये कैपिटल एन है। कैपिटल एन मतलब टोटल टर्न्स और स्मॉल एन मतलब टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एक मीटर में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है वो हमको देखना होता है। तो इसका फॉर्मूला कैपिटल एन अपॉन जो भी नंबर ऑफ टर्न्स होंगे और उसको आप लेंथ से डिवाइड कर दो। तो आप कैपिटल एन इज इक्वल टू एन इंटू एल आ गया, इसको उठा के हम लोग ने इसमें डाल दिया, तो एन इंटू एल टू आई आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। तो आई एनक्लोज इक्वेशन 2 से आ जाएगा, और इंटीग्रेशन वाला पार्ट बी इंटू एल यहाँ पे इक्वेशन 1 से आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखो बाय एम्पियर्स लॉ, बाय एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है बताओ? एम्पियर्स लॉ कहता है क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड, यही है ना। अब क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल कहाँ से मिलेगा आपको, बी एल यहाँ, तो इसका वैल्यू बी इंटू एल आ गया इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज का वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा, दैट इज एन इंटू एल इंटू आई, एन इंटू एल इंटू आई, दैट इज फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। यहाँ से देखो एल और एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका बी का वैल्यू क्या आ गया, म्यू नॉट एन इंटू आई। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, जो कि करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा, राइट। तो बच्चों फाइनली हम लोग आ चुके हैं लास्ट डेरिवेशन पे, और यहाँ पे ये हम यहाँ पे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड, इसका डेरिवेशन करने वाले हैं। बहुत छोटा सा डेरिवेशन है। यहाँ पे भी हम लोग अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम एम्पियर्स लॉ का यूज़ करेंगे। ये दोनों पार्ट में हमने एम्पियर्स लॉ का यूज़ किया, सोलेनॉइड में और टोरॉइड में। टोरॉइड एक्चुअली कुछ नहीं होता है, अगर आपके पास जो सोलेनॉइड दिख रहा है आपको, ये सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड को क्या करना है, अगर लंबा सा सोलेनॉइड है तो इसको ऐसे पकड़ के मोड़ दो। अगर सर्कल में मोड़ दोगे तो ये टोरॉइड बन जाता है। इस तरीके से सोलेनॉइड, लंबा सा सोलेनॉइड था, उसको मोड़ के आप टोरॉइड बना सकते हो। इसमें करंट पास करवाओ। जैसे आपका सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था, कैसे आ रहा था मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे 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 ऐसे। अब इसको मोड़ दोगे तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी मुड़ जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड आपका सर्कल में आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का आपका जो डायरेक्शन है वो भी कुछ इस तरीके से होगा। और मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपका बना रहा हूँ इसका, अभी फिलहाल मैं इसका मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूँ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से, सर्कल में। सर्कल को प्लेस करो तो ये आएगा बीच में कुछ ऐसे। अब दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ टोरॉइड। ब्लू में मैंने इसका मैग्नेटिक फील्ड बना के रखा हुआ है, थोड़ा और छोटा करो भाई, ये देखो, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ टोरॉइड। ठीक है, आप पहले सर्कल बना लेना, उसके बाद टोरॉइड बनाना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग डायरेक्शन दे देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, आपका करंट के हिसाब से होगा, करंट जिस हिसाब से फ्लो होगा इस हिसाब से आपका मैग्नेटिक फील्ड का इस तरह से डायरेक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब हम एम्पीरियल लूप भी मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से डिसाइड करते हैं, क्योंकि आपका मैग्नेटिक फील्ड ही गोला गोला है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एम्पीरियन लूप भी इसी तरीके से डिसाइड करेंगे, और यहाँ पे आप एम्पीरियन लूप भी कुछ इस तरीके से ही बनाओगे। तो मैं एम्पीरियन लूप बना रहा हूँ, वो भी गोला ही हम लोग डिसाइड करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड भी इसके अंदर ही है, एम्पीरियन लूप भी हम ऐसे ही पास कर देते हैं क्लोन, और उसके बाद फिर उसका फ्रेम जो है वो इस कलर का डाल देते हैं। थोड़ा सा कर दो बड़ा, ये आपका आ गया एम्पीरियन लूप। बिठा दो इसको यहाँ पे, दिस इज योर एम्पीरियन लूप। ओके, नाउ सी एम्पीरियन लूप
को हम इसी तरीके से ट्रेस करेंगे और उसी डायरेक्शन में ट्रेस करेंगे जिस डायरेक्शन में हम लोग का हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, समझे। ये रहा तुम्हारा एम्पीरियन लूप। अब देखो दिस इज एम्पीरियन लूप। आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम कुछ और तरीके से बना है और इस सोलेनॉइड इस तरीके से नहीं बना है, उन्होंने सिर्फ सर्कल सर्कल बना दिया है, लेकिन आप इस तरीके से बनाओगे तो बेटर होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो हम लोग को करना क्या है, हमारे पास वही फॉर्मूला, हम लॉ यूज करेंगे, एम्पियर्स लॉ यूज करेंगे। तो एम्पियर्स लॉ में सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल विल बी इक्वल टू क्या आएगा, क्लोज इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल इंटू कॉस थीटा। तो बी और डी एल के बीच में एंगल ढूंढना है। अब यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका वो कुछ इस तरीके से, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो, और आपका जो डी एल वेक्टर है वो डी एल वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है, राइट। ये हर जगह पे होगा, यहाँ पे भी आप देखोगे तो बी और डी एल दोनों का डायरेक्शन जो है वो सेम ही है। तो क्योंकि हर पॉइंट पे बी और डी एल का डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू हो जा रहा है 0, और यहाँ पे अगर थीटा का वैल्यू 0 होगा तो कॉस थीटा हो जाएगा 1, और आपका ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी एल। अगेन हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, सर्कल है ये, और सर्कल एक जैसा एनवायरनमेंट है हर जगह पे, तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल हो जाएगा। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब क्या, ऐसे छोटे छोटे डीएल 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 ऐड कर दो तो आपको इस पूरे सरकमफेरेंस का लेंथ मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सोलेनॉइड का रेडियस डिफाइन कर देते हैं r। तो आपका अगर छोटे छोटे डीएल को अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे मतलब इस सर्कल का लेंथ निकाल रहे हो, इंटीग्रेट करने का मतलब ऐड करना होता है, सम करना होता है। तो छोटे छोटे डीएल का अगर आप ऐड कर दो तो ये सरकमफेरेंस आपका मिल जाएगा विच इज नथिंग बट 2 पाई r। नाउ दिस इज बी डॉट डी एल, वैल्यू ऑफ बी डॉट डी एल, ये हो गया बी डॉट डी एल का वैल्यू आ गया। उसके बाद आपको क्या चाहिए, म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड, दिस इज इक्वेशन 1। अब आपको आई एनक्लोज्ड का वैल्यू चाहिए, अगर एम्पियर्स लॉ यूज करना है तो आई एनक्लोज्ड मतलब कितना करंट इसके अंदर इनक्लोज्ड है। तो आप देखो कि करंट कितना इनक्लोज होगा ये कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ टर्न्स जितना होगा। तो अगेन हम यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय करंट ऐसे डिफाइन करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय करंट। तो अब नंबर ऑफ टर्न्स को फिर से आप क्या लिखो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो होता है आपका स्मॉल n, जो हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ, टोटल जो भी लेंथ होगा। अब मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ टर्न्स टोटल तो n लिया हम लोगों ने जो इस पूरे सरकमफेरेंस में, और इसका लेंथ क्या होगा बताओ, लेंथ क्या होगा, लेंथ 2 पाई r होगा, लेंथ विल बी 2 पाई r, क्योंकि इसका पूरा लेंथ कितना है, इस 2 पाई r, इस 2 पाई r में ही तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि n का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो बताओ, n कैन बी रिटन एज n इंटू 2 पाई r, कैपिटल N कैन बी 2 पाई r। तो इसको उठा के इसमें डाल दो तो आपका आई एनक्लोज क्या हो जाएगा बताओ, आई एनक्लोज विल बी इक्वल टू n इंटू 2 पाई r। ध्यान से देख रहे हो नहीं देख रहे हो, ये जो आपका n है नंबर ऑफ टर्न्स, ये क्या है n इंटू 2 पाई r, यहाँ से आ गया, ये वाले उठा के इसमें डाल दो तो आपको आई एनक्लोज क्या मिल जाएगा, आई एनक्लोज्ड विल बी इक्वल टू क्या था n इंटू आई, और n क्या है n इंटू 2 पाई r, n इंटू 2 पाई r इंटू आई। तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन आई एनक्लोज का। अब आप एम्पियर्स लॉ यूज करोगे, यहाँ पे एम्पियर्स लॉ यूज करने पर आपको क्या मिलेगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड, यही फॉर्मूला है। तो क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वेशन 1 से क्या आ रहा है हमारे पास, इक्वेशन 1 से b इंटू 2 पाई r, तो यहाँ पे लिख दो b इंटू 2 पाई r, b इंटू 2 पाई r दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट, आई एनक्लोज क्या लिखोगे यहाँ से इक्वेशन 2 से n इंटू 2 पाई r इंटू आई, राइट, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 2 पाई r कैंसल, यहाँ पे भी b का वैल्यू आपको सेम आता है म्यू नॉट इंटू n इंटू आई। तो देखो आपका टोरॉइड और सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला तो सेम है, बस यहाँ पे आपको बस ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में
ये आपका नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन 2 पाई आर आ जाएगा, क्योंकि इसका लेंथ जो है वो सर्कल में है। लेकिन जब सोलेनॉइड की बात कर रहे थे हम लोग, तो सोलेनॉइड क्या था, स्ट्रेट था, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आएगा और ये लेंथ स्ट्रेट लेंथ होगा, और कुछ फर्क नहीं है। बाकी फॉर्मूला आपको सेम नज़र आ रहा है। सोलेनॉइड के लिए भी म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, और जहाँ पे एन का वैल्यू जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऐसा है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला आ रहा है, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में कैपिटल एन अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन 2 पाई आर आ रहा है बस। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, सॉरी टोरॉइड। तो टोरॉइड सोलेनॉइड दोनों का मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने एम्पियर्स लॉ से निकाला। तो फाइनली बच्चों आपका मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, राइट, ये वाला चैप्टर भी होता है आपका 10th चैप्टर यहाँ पे खत्म। थियरी पार्ट इसका खत्म हो चुका है। अब आपको इसका न्यूमेरिकल्स करना है, उसका वीडियो भी आपका न्यूमेरिकल सेक्शन में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।